नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह कि आप स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं और टॉपिक भी इतना सुपर हर बार की तरह एक नया टॉपिक, ऐसा टॉपिक जो जनरलाइज नहीं है और बहुत यूजफुल होता है। तो दोस्तों, मेरे टॉपिक का नाम है आज प्राइवेट ट्रस्ट का फॉर्मेशन। प्राइवेट ट्रस्ट होती क्या है, नंबर एक। दूसरा कि प्राइवेट जो ट्रस्ट होती है क्या वो एनजीओ में की कैटेगरी में आती हैं या कॉमर्शियल एंटिटी होती हैं। प्राइवेट ट्रस्ट फॉर्मेशन का पर्पस क्या होता है। और दोस्तों, इन तीनों का जब आप आंसर देखेंगे तो आप भी सरप्राइज करेंगे कि प्राइवेट ट्रस्ट कितनी यूजफुल हो सकती हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं दोस्तों कि जितनी भी प्राइवेट ट्रस्ट की फॉर्मेशन होती है वो सबसे ज़्यादा जो यूजफुल होती है वो होती है बड़े बिजनेसमैन के लिए। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, आपने देखा होगा, मैं किसी का पर्टिकुलर नाम नहीं लूँगा, लेकिन बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं और कॉर्पोरेट सेक्टर होते हैं, उनके मोस्टली जो ओनर्स होते हैं वो प्राइवेट ट्रस्ट का फॉर्मेशन कराते हैं। अब प्राइवेट ट्रस्ट, जब मैं आपसे कहता हूँ ट्रस्ट के बारे में, पहले हालांकि मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि प्राइवेट ट्रस्ट होती क्या है। प्राइवेट ट्रस्ट हो या चैरिटेबल हो, रिलीजियस हो, इसका मीनिंग समझने से पहले, क्योंकि ये इतना कन्फ्यूजनेबल टॉपिक होता है, इतना कन्फ्यूजन क्रिएट होता है कि लोगों को ये नहीं पता लगता, कंसल्टेंट को ये भी नहीं पता लगता कि ट्रस्ट का मीनिंग क्या है और लीगल एंटिटी कैसे क्रिएट करते हैं। तो ट्रस्ट में मैंने एक वीडियो बनाई हुई थी, मैं उसे रिपीट नहीं करूंगा, टाइम नहीं लूंगा। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नीचे जाना और उसमें लिखा हुआ है कि 100%, 99% लोग ट्रस्ट के बारे में कंफ्यूज होते हैं। और मजे की बात है, जितनी भी आज तक मैंने वीडियो डाली सबसे ज़्यादा व्यूज़ वाली वीडियो पे है, क्योंकि वो एक्चुअलिटी में लोग कंफ्यूज होते हैं, चाहे वो कंसल्टेंट हो, चाहे लोग हो, चाहे पार्टिसिपेंट हो, कि ये ट्रस्ट होती क्या। तो ट्रस्ट का कंसेप्ट आप वहाँ से समझ लेना। मैंने उस वीडियो में भी इस चीज़ को क्लियर करा है। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि पूरी ट्रांजेक्शन को, पूरे जितने भी बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड वर्किंग है, उसे दो भागों में डिवाइड कर दीजिए। एक कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन, कॉमर्शियल एंटरप्रेन्योरशिप, और दूसरा सोशल एंटरप्रेन्योरशिप। सोशल एंटरप्रेन्योरशिप को हम एनजीओ कहते हैं। तो अब मेरे पास वही जो क्वेश्चन आते हैं, जो प्रैक्टिकल क्वेरीज होती है और उनका सॉल्यूशन नहीं मिल पाते, मैं उसी पे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं जो यूज़फुल रहे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि प्राइवेट ट्रस्ट होती क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये नोट करना है, ये एक एनजीओ की कैटेगरी बिल्कुल भी नहीं है। एनजीओ की कैटेगरी नहीं है, बल्कि ये कॉमर्शियल कंसर्न है या एक अलग एंटिटी है। वो क्या है मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि प्राइवेट ट्रस्ट होती क्या है। प्राइवेट ट्रस्ट दोस्तों दो तरह की होती है, एक डिस्क्रिशनरी और एक नॉन डिस्क्रिशनरी। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में क्या होता है कि उसमें शेयर डिफाइन नहीं होता, बेनिफिशियरी है मान लिया, है ना। मैंने ट्रस्ट बनाई और उसके जो मैंने कहा कि इस ट्रस्ट का सारा बेनिफिट मेरे दोनों बेटे को जाना चाहिए। अब जो मेरे दो बेटे हैं उनमें ये नहीं बताऊंगा मैं कि उसे कितना 100% जाना चाहिए, किसको 50-50 जाना चाहिए या 40-60 जाना चाहिए। तो जो शेयर है ना, जो उसका बेनिफिट है, वो उसमें आइडेंटिफाइबल नहीं होगा, बल्कि किसके ऊपर होगा, ट्रस्टी जैसा चाहे वैसा कर ले। ये होगा डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। जब ट्रस्टी ये कहे कि भाई हमारी इच्छा है, हम डिसाइड करेंगे किसको क्या बेनिफिट देना है या नहीं देना। डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के अंतर्गत ट्रस्टी हैज पावर टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट टू द फ्यू बेनिफिशियरी। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है दोस्तों कि अगर आपने ट्रस्ट बनाई, प्राइवेट ट्रस्ट बनाई और उसके काफ़ी सारे बेनिफिशियरी आपने फिक्स कर दिए, अपने काफ़ी सारे रिलेट, दोनों बहनों को कर दिया, दोनों ब्रदर को कर दिया, बेटों को कर दिया, तो डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट के केस में ट्रस्टियों को पूरी पावर होती है कि वो प्रॉफिट कैसे बांटें, किस रेशो में बांटें, किसको बांटें। हो सकता है कि दो को बांट दिया, चार को नहीं बांटा। दे हैव फुल डिस्क्रिशनरी पावर, इसीलिए इसे डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट कहा जाता है। नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट में क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले क्योंकि ट्रस्टियों को डिस्क्रिशन नहीं है, उन्हें डिसीजन लेने की पावर नहीं है इस चीज़ की कि इसके प्रॉफिट को किसे शेयर करें। तो शेयर जो होगा वो स्पेसिफाइड होगा। पहले ही ट्रस्ट में ये लिख दिया जाएगा कि इतना रेशो मिस्टर ए को मिलेगा, बेनिफिशियरी को मिलेगा, इतना रेशो बी बेनिफिशियरी को मिलेगा। यानी कि उन्हें डिसीजन लेने की पावर नहीं है कि किसी को बांटे ना बांटे। जैसा ट्रस्ट में लिखा जाएगा ऐसे ही आपको उसमें शेयर को मेंशन करना है और उसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। किन्हें? ट्रस्टियों को, क्योंकि सारी पावर और सारी जो ड्यूटी होती है वो ट्रस्टियों की होती है। दूसरा, ट्रस्ट हैज फुल पावर टू एडमिन एंड मेंटेन द ट्रस्ट। यानी कि जितने भी ट्रस्टी होते हैं सबको पूरी की पूरी पावर होती है कि ट्रस्ट को कैसे चलाएं, कैसे मेंटेन करें, क्या डिसीजन लें। तो दोस्तों, दो तरह की ट्रस्ट मैंने आपको बताई, एक डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट और एक नॉन डिस्क्रिशनरी ट्रस्ट। अब दूसरा मैं बताता हूं कि प्राइवेट ट्रस्ट का पर्पस क्या होता है, क्यों खोली जाती है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, यार ये प्राइवेट ट्रस्ट का पर्पस क्या है, क्यों खोले हम, क्या कोई बेनिफिट है। तो मैं सबसे पहले बताता हूँ प्राइवेट ट्रस्ट क्यों बनती है, उसका पर्पस क्या बनाने का। तो पहला पर्पस होता है, पहले तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं, इसका एक सिंगल पर्पस नहीं होता, बल्कि मल्टीपल बेनिफिट होते हैं। ये नहीं कि एक बेनिफिट के लिए आपने प्राइवेट ट्रस्ट को आपने फॉर्म कर लिया, मल्टी बेनिफिट इसके होंगे। और वो क्या होंगे, सबसे दूसरा पॉइंट मेरा ये है दोस्तों इसके प्राइवेट ट्रस्ट के पर्पस में, कि जो प्राइवेट ट्रस्ट बनाई जाती हैं सबसे ज़्यादा बिजनेस ओनर के द्वारा बनाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा बिजनेस ओनर के द्वारा बनाई जाती हैं। जो इसके
कंसेप्ट को पकड़ लेता है, जो इसकी टेक्निकलिटी को पकड़ लेता है, वो हर बिजनेसमैन कोशिश करता है प्राइवेट ट्रस्ट का फॉर्मेशन करा जाए। जितने इसमें टैक्स प्लानिंग या अच्छी चीज़ें उसे जो सोल्यूशन उन्हें अपने बिजनेस में नहीं मिलता, वो प्राइवेट ट्रस्ट को फॉर्म करके उन्हें सोल्यूशन मिल जाता है। ठीक है। तीसरा, जो उनकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट है या प्रेजेंट, ये प्राइवेट ट्रस्ट इसलिए भी बनती है कि मेरी कुछ प्रेजेंट रिक्वायरमेंट है और कुछ फ्यूचर रिक्वायरमेंट है, वो मैं बताऊंगा क्या है, तो उसके पर्पज से भी ये प्राइवेट ट्रस्ट को फॉर्मेशन किया जाता है। दूसरा बर्डन, जो टैक्स हमारे पास है, हमने कोई बिजनेस एक्टिविटी करी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो चैरिटेबल और रिलीजियस ट्रस्ट होती हैं उसमें हमारा बिजनेस करने का, प्रॉफिट कमाने को रेस्ट्रिक्टेड किया जाता है, लेकिन जो हमारी प्राइवेट ट्रस्ट है उसमें हम कितना भी प्रॉफिट कमा सकते हैं, हम बिजनेस भी कर सकते हैं, मजे की बात है। और बिजनेस का जो प्रॉफिट आएगा हम बेनिफिशियरी में डिवाइड कर दें, तो वो एक सिस्टम होता है, इस चीज़ का भी लीगली सिस्टम होता है। तो एक तो जो इसमें क्या होता है, टैक्स की प्लानिंग हो जाती है। वो टैक्स की प्लानिंग कैसे होती है, टेक्निकल मैटर है, लेकिन हाँ, टैक्स के बर्डन को कम करने के लिए बिजनेस ओनर है प्राइवेट ट्रस्ट का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्लियर। तो ट्रस्ट, ये मैंने आपको कुछ पर्पस बताया कि भाई ट्रस्ट का क्यों कराया जाता है। अब इसमें मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कुछ केस बताता हूँ आपको कि बिजनेस ओनर क्यों ट्रस्ट बनाते हैं, क्यों प्राइवेट ट्रस्ट बनाते हैं। नंबर 1, हायर एजुकेशन। सपोज करता हूँ, मैं एग्जांपल लेके बताऊँगा तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं एक बिजनेस ओनर हूँ, ठीक है, और मेरे पास जो मेरा बेटा है वो छोटा है अभी, और मुझे पता है कि इसे हायर एजुकेशन के लिए मुझे बाहर भेजना है, मैं अच्छी हायर एजुकेशन इसकी करूंगा, ये धीरे धीरे जब बड़ा होगा। लेकिन उस टाइम मैं हूँ या ना हूँ, मैं इंडिया में हो या ना हो, मेरा बिजनेस है, मैं तो बाहर जाके बिजनेस कर रहा हूँ और बेटा अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे है, मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। तो इस केस में मैं चाइल्ड के एजुकेशन के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, और उस ट्रस्ट के प्रोविजन की जब ड्राफ्टिंग करूँगा उसमें लिखूँगा इसमें मैं इतना पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, और उस पैसे से जो इनकम आएगी वो सारा का सारा एक्यूमुलेट हो जाए, मेरे बच्चे के एजुकेशन के लिए चला जाए, और वो जो पैसा आएगा वो बच्चे के एजुकेशन के लिए यूज होगा। अब इस पैसे को कौन यूज कर सकता है, वो ट्रस्टी करेंगे। मैं तो फाउंडर हो गया, मैंने जिस पे विश्वास किया, अब वो जो जिस पे मैं विश्वास करूंगा ट्रस्टी होंगे। दोस्तों मजे की बात मैं आपको बता दूं, वो कोई इंडिविजुअल हो सकता है, वो कोई बैंक हो सकता है, वो कोई कॉर्पोरेट सेक्टर हो सकता है, कंपनी हो सकता है, पार्टनरशिप हो सकता है, किस पे मैं विश्वास करूं। दूसरा, किसी बच्चे की मैरिज करनी है, लड़की है, आज छोटी है ना, और मुझे ये पता है कि आज 20 साल बाद इनकी जो है वो जब ये शादी होगी तो मुझे खर्चा करना पड़ेगा, काफ़ी सारे जैसे एजुकेशन पे ऐसी मैरिज पे खर्चा करना पड़ेगा। तो मैं एक बिजनेस ओनर क्या है, एक ट्रस्ट बना सकते हैं अपने बच्चे के नाम से, और उसका जितना भी एक्यूमुलेशन, जितना भी पैसा उसमें आता है, वो सारा का सारा टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। उस पैसे को हमने इन्वेस्ट किया या उससे बिजनेस किया, कुछ भी किया, उसका जो बेनिफिट होगा वो बच्ची की मैरिज में यूज़ होगा। तो मैरिज के लिए, बच्चों की मैरिज के लिए जरूर ट्रस्ट, प्राइवेट ट्रस्ट बननी चाहिए। और इसकी और टेक्निकलिटी क्या है और बहुत बेनिफिट, क्योंकि जब शादी होगी ना तो आपके पास एक अच्छा फंड, इन्वेस्टमेंट होगी जिसे आप फ्रीली उस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब सपोज हैंडीकैप चिल्ड्रन है, आजकल क्या चल रहा है करंट में, फैमिली बहुत छोटी होती हैं, है ना, वो क्या करते हैं, मैं दोनों केस बता रहा हूँ, बच्चे बाहर चले गए, माँ बाप खाली यहाँ पे हैं। अब बच्चे ध्यान तो रखना चाहते हैं माँ बापों का, लेकिन जो उनके पेरेंट्स हैं, लेकिन वो रखे कैसे। तो इस केस में भी एक ट्रस्ट बन सकती है। वो क्या करते हैं, भाई किसको रेस्पॉन्सिबिलिटी सौंपें, भाई किसको जिम्मेदारी सौंपे अपनी मम्मी पापा की, तो वो क्या कर सकते हैं, एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट, और उसमें पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो टैक्स से एग्जेम्प्ट भी होगा, उसे उस पैसे को, और किसी की जिम्मेदारी फिक्स, ट्रस्टियों की जिम्मेदारी फिक्स कर दें कि भाई, और उसमें वो डायरेक्शन देंगे कि भाई ये पैसा इसके लिए यूज़ होगा, ये हम डायरेक्शन दें। जैसे वो डायरेक्शन देंगे, ट्रस्टियों को डिस्क्रेशनरी या नॉन डिस्क्रेशनरी ट्रस्ट के रेस्पेक्ट के साथ उसको फॉलो करना पड़ेगा। और आपका मन का क्वेश्चन होगा, अगर वो फॉलो ना करें तो क्या होगा, तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 में साफ लिखा हुआ है, ट्रस्टियों को अपनी लायबिलिटी को पूरा करना पड़ेगा। जिस तरह की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप देंगे उन्हें, उसी के तो वो ट्रस्टी बने हैं। ट्रस्टी का मतलब होता है जिस पे आपने ट्रस्ट किया। तो इंडियन ट्रस्ट एक्ट 8082 जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी और कितनी वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि इंडिया जो प्राइवेट ट्रस्ट होती हैं उस पर इंडियन ट्रस्ट 8082 लगता है। बहुत सारे रीजन है जिसमें आप प्राइवेट ट्रस्ट बना के आप टैक्स की प्लानिंग कर सकते हैं, अपनी लायबिलिटी को दूर कर सकते हैं। और मजे की बात, जब आप इसमें पैसे ट्रांसफर करते हैं तो टैक्स का जो कैपिटल गेन लगता है, मैं टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा, कैपिटल गेन कब लगता है, कैसे लगता है, वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो हाँ, काफ़ी सारे बेनिफिट आपको प्राइवेट ट्रस्ट के रूप में मिल जाते हैं। एक और एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ जो बहुत ज़्यादा प्राइवेट ट्रस्ट बनती है बड़े बिजनेस ओनर के द्वारा। वो कौन सी है दोस्तों, सपोज करो आज मैं एक बिजनेस चलाता हूँ, आपने स्टार्टिंग किया, 20 साल तक मैंने मेहनत करी, है ना, और काफ़ी बड़े इंडस्ट्री के साथ तो ऐसा हुआ। अब मेरे 2 बेटे हैं, अब मैंने खूब मेहनत करके एक बिजनेस को बिल्कुल सेटअप किया, शानदार तरीके से सेटअप किया। अब मेरी इसमें कितनी मेहनत लगी है जब जाके ये बिजनेस सेटअप हुआ। अब मेरे साथ कुछ मिसहैपनिंग हो सकती है क्योंकि मेरे एज फैक्टर है,
अब मैं तो ये चाहूँगा यार, मैंने इतनी मेहनत से ये बिजनेस सेटल किया है, पूरा ऑफिस सेटल किया है, इतनी अच्छी मतलब मेरा मैन्युफैक्चरिंग है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, अब बच्चों के हाथ में चला जाएगा। एक बच्चा लापरवाह है, उन्हें सब कुछ उड़ा दिया, सब उल्टे सीधे डिसीजन ले लिए, नाउ आपका बिजनेस तो सारा डेड हो गया। अब इस केस में क्या करेंगे? तो बड़े बिजनेस ओनर जो होते हैं वो इस तरह से प्राइवेट ट्रस्ट फॉर्म करते हैं। वो क्या करते हैं, अपने बिजनेस की ओनरशिप एक ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर दी जाती है और उस ट्रस्टी में उस ट्रस्ट में उन लोगों को ट्रस्टी बना दिया जाता है जो उनके कॉन्फिडेंस के हों, उनके मामा हैं, उनके चाचा हैं, उनके जो भी वो जाएं। और अगर इंडिविजुअल पे किसी पे भरोसा नहीं है तो किसी बैंक को ट्रस्टी बना दिया जाता है, किसी एडवोकेट को, सीए को ट्रस्टी बना दिया जाता है और उसमें ये लिखा जाता है कि देखो ये ट्रस्ट है, मैं सारे की सारी जो असेट्स है इस ट्रस्ट को ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ, जो मेरे बेटे हैं उसे ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई, ओनरशिप तो तुम्हारी रही, ट्रस्टी की ओनरशिप रही, लेकिन इसका जो बेनिफिट आता रहेगा फ्यूचर में वो मेरे बेटे के लिए यूज़ हो जाए। तो इससे क्या हुआ, आपका जो बिजनेस चलाया जा रहा है वो बेटे नहीं चला रहे, बेटों को उसका अधिकार ही नहीं है कुछ खराब करने का, उसके शेयर बेचने का, कुछ करने का। हाँ, उससे जो बेनिफिट आएगा वो सारे के सारे आपके बेटे, तो इससे बेटे यूज़ कर सकते हैं उसके बेनिफिट को। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, आपने इतनी मेहनत से अपना बिजनेस खड़ा करा, बिजनेस को सेव करने के लिए, बिजनेस प्रॉपर चलता रहे, आप एक प्राइवेट ट्रस्ट को क्रिएट कर सकते हैं और बड़े बड़े इंडस्ट्रीज इसी चीज़ को करते हैं। तो ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ें। तो जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं वो इन यूज़फुल चीज़ों को सुन के एनालिसिस ज़रूर करना, हाँ यार ये तो चीज़ है, क्योंकि ये एक जनरल प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज मैं प्राइवेट ट्रस्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। जब आप प्राइवेट ट्रस्ट फॉर्म करें तो एक नेक्स्ट पॉइंट की प्राइवेट ट्रस्ट को फॉर्म करते हुए आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जो ट्रस्टी है ना वो बेनिफिशियरी को दोनों को सेम मत रखना। ट्रस्टी एंड बेनिफिशियरी शुड नॉट बी द सेम इन द प्राइवेट ट्रस्ट, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, ट्रस्टी भी वही हो जाता है, बेनिफिशियरी वही हो जाता है, और वो एक फिर एक सेक्शन होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, टेक्निकल चीज़ें हैं वो वाली। डेट आपकी क्या रहेगी ये ट्रस्ट की, उसे आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि भाई कब तक की हमारी ये जो ट्रस्ट है, 10 साल 20 साल या ऑब्जेक्टिव के अचीव होने से पहले, वो आपको मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जब आप इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें ड्राफ्टिंग करते हुए बहुत ध्यान रखना पड़ता है, इसकी ड्राफ्टिंग एक बार में नहीं होती है ना। तो एक तो किसी भी प्रोफेशनल से कराएं, किसी भी दलाल से या इससे मत कराना, कट कॉपी पेस्ट मत करना, एक एक शब्द का अपना मीनिंग है। दूसरी चीज़, जब आप ड्राफ्टिंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट क्लोज को बहुत अच्छी तरह से उसमें मेंशन करें। आप क्या बिजनेस करना चाहते हैं, प्राइवेट ट्रस्ट में आप बिजनेस भी कर सकते हैं और उसका जो प्रॉफिट आएगा वो बेनिफिशियरी को जाएगा, ध्यान रखना। तो उस चीज़ को भी आप स्पेशल उसमें ड्राफ्टिंग में इन्वॉल्व करें कि हम बिजनेस कर सकते हैं, प्रोफेशन कर सकते हैं, क्या उसके रूल रेगुलेशन होंगे वो भी इसमें आप मेंशन करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनकम जो है बेनिफिशियरी की जो है वो पब्लिक के लिए नहीं होती, बल्कि आपके जो फैमिली मेम्बर है उन्हीं के लिए यूज़ होगी, पब्लिक के लिए यूज़ नहीं हो सकती। और जो बेनिफिशियरी है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये होता है, ऑथर मैंने ट्रस्ट क्रिएट करी और अपने बच्चों के लिए करी, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मुझे भी तो उस ट्रस्ट से कुछ पोर्शन मिल सकता है। तो क्वेश्चन ये क्रिएट होता है, क्या ऑथर और बेनिफिशियरी सेम हो सकते हैं? ये बहुत बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है और कुछ कंसल्टेंट कहते हैं नहीं हो सकते, कुछ कंसल्टेंट कहते हैं हो सकते हैं। आई एम एक्सप्लेनिंग, जो ऑथर है वो बेनिफिशियरी हो सकता है, लेकिन वो होलसेल बेनिफिशियरी ना रहे। होलसेल बेनिफिशियरी का क्या मतलब हुआ, मैंने ट्रस्ट क्रिएट करी, मैंने अपनी सारी एसेट ट्रांसफर कर दी ट्रस्ट को, एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया, उनने बिजनेस चलाया, उसका प्रॉफिट हुआ, वो सारा प्रॉफिट मैं ही ले लूँ, तो उसका क्या फ़ायदा हुआ? ये तो नहीं है ना। होलसेल बेनिफिशियरी मुझे नहीं होना, बल्कि पार्टली बेनिफिशियरी मैं हो सकता हूँ, यानी कि 2 से 3 4 5 बेनिफिशियरी हैं, उसमें से एक मैं भी हो सकता हूँ। अगर एक आपने प्राइवेट ट्रस्ट करी और उसमें 10 बेनिफिशियरी हैं, है ना, 10 आपके मेंबर है, रिलेटिव है, 10 बेनिफिशियरी, तो उनकी रिटर्न सिंगल जाएगी या 10 को अलग अलग रिटर्न भरनी पड़ेगी, ट्रस्ट भरेगा या वो इंडिविजुअल भरेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो इन सब को प्राइवेट ट्रस्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है दोस्तों, तो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, आप अपना मेल कर सकते हैं और कमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टॉपिक था प्राइवेट ट्रस्ट का, सबसे पहले आप कंफ्यूज मत होना, ये एनजीओ का पार्ट नहीं है, ये कॉमर्शियल एक्टिविटी का पार्ट है, कॉर्पोरेट सेक्टर का पार्ट है, और बड़े बिजनेस ओनर जो होते हैं वो प्राइवेट ट्रस्ट को बहुत प्रेफर करते हैं। तो अगर आपको भी ये यूज़फुल लगता है तो इस पर वर्किंग कीजिए, वीडियो देखिए, नॉलेज लीजिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, नए टॉपिक, यूनिक टॉपिक को लेके आऊँगा, प्रैक्टिकल बेस लेके आऊँगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ लेके आऊँगा। थैंक यू सो मच।